कहने में कितना आसान लगता है ना यार कि जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपने पूरा करो, लेकिन इन सपनों को पूरा करने में जो कीमत लगती है ना यार, वो बहुत महंगी है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने आपने देखे हैं तो कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बातें की थी कि जिंदगी में लक्ष्य क्यों जरूरी है और कैसे बनाना चाहिए। अगर आपने भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आगे इन 3 पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो आपके आस पड़ोस, यार, रिश्तेदार जो भी है, उनकी सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारे समाज में एक दिक्कत है कि हम नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं। आप किसी को अपना लक्ष्य बताओगे तो आपके यार, रिश्तेदार, परिवार वाले ही कहेंगे कि बंदे में दम नहीं है यार, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी है। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बना के अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। लक्ष्य प्राप्ति के सफर में आपको बहुत सी परेशानियां भी आएंगी, असफलता से भी रूबरू होना पड़ेगा, लोगों की भी सुननी पड़ेगी। लेकिन इन सभी से संघर्ष करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तभी आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बाहरी लोगों की बातों से अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। तो दूसरा, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करो। लेकिन जैसे जैसे एरा चेंज होता है, आज आप देखोगे कि हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपको उस कंपटीशन को पीछे छोड़ के आगे जाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क है क्या? स्मार्ट वर्क है किसी भी निश्चित कार्य को कम समय में और आसान तरीके से करना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप दूसरे लोगों की अपेक्षा कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। तो हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि फोकस्ड अप्रोच विद प्लानिंग। तीसरा, आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। क्योंकि एक दिन की मेहनत से आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईएएस बनना चाहते हैं और एक दिन आप 15 घंटे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद 4 दिन तक पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि चाहे आप 6 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो निरंतर करनी होगी। तो दोस्तों, हमें निरंतर मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि हमें बहुत सारे सफल लोग तो दिख जाते हैं, लेकिन उनकी सालों तक की गई मेहनत, सालों तक बहाया हुआ पसीना नहीं दिखता। इसलिए आप जो भी कर रहे हो उसमें कंटिन्यूअस अप्रोच रखो। और एक यही बात कहूंगा, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, उसी ट्रेन में कुछ गुंडे चढ़ गए और ट्रेन में लूटपाट करने लगे। अरुणिमा सिन्हा ने उनका विरोध किया तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो उसकी बदकिस्मती थी कि उसी समय पर एक दूसरी ट्रेन जा रही थी, वो दूसरी ट्रेन में टकराई और बीच में गिर गई। वो 7 घंटे तक उसी ट्रैक पे पड़ी रही, ट्रेनें आती रही, जाती रही। 7 घंटे में 49 ट्रेनें इधर से उधर गई। सुबह गांव के लोगों ने उसे उठाया और बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उस हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था। तो जब अरुणिमा सिन्हा वहां पर थी तो उसने डॉक्टर्स को आपस में बातें करते हुए सुना कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है और हमें इसकी टांग काटनी पड़ेगी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं वहां पे पड़ी हुई थी उस टाइम भी मेरी टांग कट गई थी, लेकिन आप तो मेरे भले के लिए मेरी टांग काटोगे, तो आप टांग काट दीजिए, एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लोगों को पता चला कि अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है जिसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया है। तो फिर उसके बाद उसे जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाया गया। उसके बाद वहां से उसे ट्रॉमा सेंटर एम्स लाया गया। एम्स में जब 25 दिन बाद वो कुछ ठीक हुई तो उसने एम्स के उसी बेड पे निर्धारित कर लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उसके बाद इसके बारे में जब उसने लोगों को बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है एक्सीडेंट में इसके दिमाग में भी कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। क्योंकि जिसके 3-3 स्पाइन इंजरी हो, जिसका एक प्रोस्थेटिक लेग हो, जिसके एक लेग में रॉड पड़ी हुई हो, वो कैसे माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती है? तो दोस्तों, उसने लोगों की बातों को नहीं सुना।
क्योंकि लोगों की बातें आपको दिमाग से विकलांग बना देती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में, लेकिन अगर एक बार आप दिमाग से विकलांग हो गए तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बारे में उसने फिर अपने भाई को बताया। उसके भाई ने कहा कि हम मैडम बचेंद्री पाल से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या सलाह देती हैं। इसके बाद जब 4 महीने बाद वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उस समय वो घर जाने की बजाय सीधे मैडम बचेंद्री पाल के पास गई। मैडम बचेंद्री पाल ने उसकी कंडीशन को देखा और उसे देखकर कहा कि अरुणिमा, इस कंडीशन में अगर तुमने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सोचा है तो समझो तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट फतेह हो गया। अब केवल लोगों को दिखाना बाकी रह गया है। अपना लक्ष्य अब तक उसने निर्धारित कर लिया था, लेकिन जब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मैदान में आई, ट्रेनिंग में आई, तो जहां पर लोग रोड साइड से बेस कैंप जाने के लिए 2 मिनट का समय लेते थे, वहां तक उसे 3-3 घंटे का समय लगता था और उसके सिटीज से ब्लड आना शुरू हो जाता था। तो बेस कैंप से जब पीक के लिए निकलते थे तो दूसरे लोगों की अपेक्षा उसे 20-20 गुना टाइम लगता था। लोग उसे कहते थे कि अरुणिमा आराम से आओ, और उस समय पर वो सोचती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत जारी रखी। और उसके 8 महीने बाद वही अरुणिमा सिन्हा थी और वही लोग थे, वो सबसे पहले पीक पर पहुंच जाती थी। इसके बाद माउंट एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब लोगों को पता चलता था कि इसकी एक प्रोस्थेटिक लेग है और एक लेग में रॉड पड़ी हुई है, तो लोगों को लगता था कि ये कैसे कर पाएगी। फिर जैसे तैसे स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ हुआ। उसके बाद जब शेरपा को पता चला कि इसकी एक प्रोस्थेटिक लेग है, एक लेग में रॉड है, फिर उसने मना कर दिया। फिर मैडम बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के समझाने के बाद शेरपा उसके साथ जाने के लिए राजी हुआ। माउंट एवरेस्ट के रास्ते में जहां तक रॉक थी वहां तक अरुणिमा सिन्हा सबसे आगे थी, लेकिन जैसे ही ब्लू और ग्रीन आइस आना स्टार्ट हुई, उसके बाद उसका प्रोस्थेटिक लेग फिसलना शुरू हुआ। वहीं पर उसके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तू नहीं कर पाएगी, वापस चलते हैं। लेकिन अरुणिमा ने कहा ये मेरा पैर है, मैं देखती हूं मैं कैसे कर पाऊंगी। उसके बाद कैंप 4 पहुंचने के बाद जब आगे का रास्ता उसने स्टार्ट किया तो उसने देखा कि पूरे रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये वही लोग थे जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारण से वो एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाए थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद वापस जा रहे थे और उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो रास्ते में ही एक्सपायर हो गई। उसके बाद वो आगे चलती गई और हिलेरी स्टेप पे पहुंची। हिलेरी स्टेप पहुंचने के बाद उसके शेरपा ने उसे बोला कि अरुणिमा तेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हम वापस चलते हैं। लेकिन उसने अपने शेरपा को मना कर दिया। उसके शेरपा ने उससे बोला कि अरुणिमा अगर जिंदगी रही तो जिंदगी में फिर दोबारा भी कर सकती है, लेकिन अभी तू नहीं कर पाएगी, ये पागलपन होगा आगे जाना। इसके बाद उसने अपने शेरपा को कन्विंस करने की कोशिश की और अपने शेरपा से कहा कि अगर मुझे मरना ही होता तो मैं उसी दिन मर गई होती जब 7 घंटे तक ट्रैक पे पड़ी हुई थी, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऊंचा करने के लिए बनाया है और मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके जाऊंगी। क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार वो एवरेस्ट फतेह नहीं करती है, बिना फतेह करे चली जाती है, तो आगे उसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। उस समय पर वो वापस भी आ सकती थी और वापस आकर लोगों को एक्सक्यूज दे सकती थी कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देती लेकिन मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। लेकिन जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो बड़ा नहीं कर पाते। उसके बाद भी जब शेरपा नहीं माना तो अरुणिमा सिन्हा ने सोचा कि मुझे किसी भी कंडीशन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, और वो आगे के लिए निकल गई। पीछे पीछे शेरपा भी आता गया और उसके 1.5 आवर के बाद वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। उसने वो कर दिखाया था जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद जब वो वापस आ रही थी उस समय उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं जो लोग खुद अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है, और उसे उस जगह पर भी ऑक्सीजन मिल गई जहां पर ऑक्सीजन मिलना नामुमकिन था। 11 अप्रैल 2011 को उसका एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया था। तो दोस्तों, सामान्य लोग कभी इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही बनाते हैं जिनके संकल्प
दृढ़ होते हैं। तो दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद।